नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन सेकेंड फेज के अनुपालन को लेकर शहरी क्षेत्र में पुलिस ने चलाया अभियान। इधर पचम्बा क्षेत्र में भी पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। लोगों को कोरोना गाइडलाइंस के अनुपालन की दी हिदायत। दुकानदारों को भी 2 बजे तक ही दुकान खुला रखने का दिया निर्देश। मारवाड़ी युवा मंच ने युवा भवन में लगाया रक्तदान शिविर। वैक्सीनेशन से पहले रक्त संग्रह की छेड़ी मुहिम। कई उत्साही लोगों ने किया रक्तदान। अवैध खदान धंसने के मामले में मुफस्सिल थाने में दर्ज हुआ FIR। 2 लोगों को बनाया गया नामजद अभियुक्त। CCL सुरक्षा विभाग ने दर्ज कराई प्राथमिकी। और अब बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के लाभुकों को मिलेगा राशन। उपायुक्त ने आपूर्ति विभाग को जारी किया निर्देश। OTP के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जाएगा जरूरतमंदों को राशन। और अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे चरण के पहले दिन राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस का पालन कराने के उद्देश्य से पुलिस पदाधिकारियों ने भारी संख्या में पुलिस जवानों के साथ शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण किया। इस दौरान नई गाइडलाइंस के तहत 2 बजे के बाद खुली दुकानों को बंद कराया गया और सभी को सख्ती के साथ नियमों के अनुपालन का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे चरण के पहले दिन सरकार के निर्देशों का पालन कराने पुलिस पदाधिकारी सड़कों पर निकले और लोगों को हिदायत दी। इस क्रम में शहर के बड़ा चौक से टावर चौक व अन्य इलाकों में अभियान चलाया गया। मौके पर SDPO अनिल सिंह, DSP संजय राणा के साथ भारी संख्या में पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल मौजूद रहे। इस क्रम में 2 बजे दिन के बाद खुली दुकानों को बंद कराया गया और सख्ती के साथ अगले 6 मई तक ऐसी ही व्यवस्था को लागू रखने का निर्देश दिया गया। गतिविधियाँ जारी रहेगी। निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को जिनमें मनरेगा की गतिविधियाँ भी शामिल है अनुमति दी गई है, लेकिन निर्माण सामग्री बेचने वाली दुकानों को भी दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। ई-कॉमर्स सेवाएं जारी रहेगी। क्या सर? चिकित्सीय सेवा को छोड़कर कोई भी दुकानें खुली नहीं रहेगी। और जितने भी वेंडर सब्जी बेच रहे हैं या ठेला पर लेकर चल रहे हैं, वो भी 2 बजे के बाद सड़क पर नहीं दिखेंगे। यदि सड़क पर दिखते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और 2 बजे के बाद सभी लोगों से अनुरोध है कि वे घर में ही रहे। जो आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे किसी को दवा की आवश्यकता है, हॉस्पिटल ले जाना है, वही व्यक्ति 2 बजे के बाद घर से बाहर निकलेंगे। या किसी को प्लेन पकड़ना है, तो जो गाड़ी टिकट दिखलाएंगे तभी जो है उनको अनुमति हम लोग देंगे, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो अनुरोध है कि आप लोग 2 बजे के बाद घरों में ही सीमित रहे। कोविड 19 का चेन तोड़ना है और आप सबों से गुजारिश है कि आप हमें प्रशासन को सहयोग करें और अपना कीमती जीवन को बचाए और दूसरे के जीवन को भी बचाए। आज सेकेंड जो है कोविड-19 का जो है गाइडलाइन सरकार का जो निर्देश आया है,
उस निर्देश का अनुपालन करने के लिए हम लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला है। और गिरिडीह जिला के प्रबुद्ध नागरिकों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि गाइडलाइन के अनुसार मेडिकल दुकानों को छोड़कर बाकी सारी दुकानें बंद रहेगी। आवश्यक सेवाओं की जो भी चीज़ है वो आपको चालू रहेगी। जितने भी सब्जी वाले या फिर ग्रोसरी की दुकानें जो अभी खुली हुई है 2 बजे तक ही खुली रहेगी, इसके बाद बंद रहेगी। इसके अलावा हम लोगों ने जनता से अनुरोध किया है कि वो लोग घरों में ही रहें। सिर्फ जिनको इमरजेंसी है, दवा की आवश्यकता है, मेडिकल की आवश्यकता है, वही व्यक्ति घर से बाहर निकले। चूँकि कोविड-19 का चेन को तोड़ना है, हम लोग जनता से ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो हमें सहयोग करें और अपना कीमती जीवन को बचाएं और दूसरे के जीवन को भी बचाने में प्रशासन को सहयोग। पचम्बा पुलिस ने गुरुवार को थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का कड़ाई से अनुपालन कराने को लेकर फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस के अधिकारी व जवानों ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नई गाइडलाइंस के बारे में लोगों को बताया और उन्हें बेवजह बाहर घूमने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन कराने के उद्देश्य से पचम्बा पुलिस ने गुरुवार को थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस क्रम में इंस्पेक्टर अनिल कुमार, थाना प्रभारी नीतीश कुमार, एसआई सुधीर सिंह, राजीव सिंह, रामदुलार, मिथुन रजक और पुलिस जवान मोटरसाइकिल से फ्लैग मार्च करते नजर आए और लोगों से स्वास्थ्य सप्ताह व कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील करते नजर आए। इस दौरान लोगों को जानकारी दी गई कि दुकान खुला रखने का समय अब सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर दिया गया है। वहीं गाइडलाइंस में किए गए अन्य बदलावों की जानकारी भी लोगों को दी गई। इसके अलावा लोगों को चेतावनी दी गई कि जो लोग बिना वजह बाजार में घूमते नजर आएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मद्देनजर झारखंड सरकार द्वारा नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिसके तहत कुछ दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें दोपहर 2 बजे के बाद बंद रहेंगी। किसी भी दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी, एक्सेप्ट जो दुकान सरकार के द्वारा अलाउ किए गए हैं इसको छोड़ के बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। किसी भी व्यक्ति को रोड पे बिना किसी मतलब के रोड पे आना जाना नहीं है। मास्क का उपयोग करना है और सैनिटाइजर का उपयोग करना है। और इसी को लागू करवाने के बाद पचम्बा थाना से सभी पुलिस जवान हैं सभी रोड पे निकले और सभी को दिशा निर्देश दिया गया। ये इस तरह के जो भी सरकार का निर्देश आया है उसका अनुपालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी व सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को बायोमेट्रिक्स के बजाय जिले के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में लाभुकों को उनके पंजीकृत मोबाइल पर उपलब्ध OTP के माध्यम से राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बताया गया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार के आपूर्ति विभाग ने यह निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर राज्य सरकार के आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारियों को बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसी को लेकर उपायुक्त राहुल सिन्हा ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को यह व्यवस्था जिले के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में सुनिश्चित करने को कहा है। डीसी ऑफिस से जारी निर्देश में उपायुक्त ने कहा है कि इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लाभुकों को राशन प्राप्त करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसे सभी सुनिश्चित करेंगे। विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है उसी के तहत लाभुकों को उनके पंजीकृत मोबाइल पर उपलब्ध OTP के माध्यम से राशन उपलब्ध कराएंगे। साथ ही उन्होंने सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदार को अपने यहाँ कोविड-19 गाइडलाइंस का भी अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को इसकी मॉनिटरिंग करने को कहा है। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने जन वितरण प्रणाली के लाभुकों को राहत दी है।
सरकार ने बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के राशन देने का निर्णय लिया है। उन्हें पंजीकृत मोबाइल पर आने वाले OTP के माध्यम से राशन का वितरण किया जाएगा। यह व्यवस्था आगामी 31 मई तक लागू रहेगी। इस संदर्भ में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने पत्र प्रेषित कर कहा कि वर्तमान में जन वितरण प्रणाली ई-पॉस मशीन का इस्तेमाल करते हुए राशन वितरित करेगी। जिले में कोविड-19 को लेकर आम नागरिकों को बचाने और कोविड के संभावित संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। सभी ऑनलाइन मोड में कार्यरत जन वितरण प्रणाली दुकानों से बायोमेट्रिक सत्यापन के राशन का वितरण लाभुकों के पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त OTP के माध्यम से किया जाएगा। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सरकार के अपर मुख्य सचिव के पास पत्र लिखकर भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के कई कुख्यात नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुशंसा की है। जिन नक्सलियों पर अभियोजन चलाने की तैयारी की गई है उनमें सेंट्रल कमेटी मेंबर और 1-1 करोड़ के इनामी नक्सली पतिराम मांझी प्रयाग और स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर अजय महतो शामिल है। नक्सलियों के खिलाफ प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। इस बार IED बनाकर और छिपाकर रखने वाले नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की तैयारी की गई है। इसे लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने DC ऑफिस से सरकार के अपर मुख्य सचिव के पास अनुशंसा पत्र भेजा है। बताया गया कि भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर और 1-1 करोड़ के इनामी नक्सली पतिराम मांझी उर्फ अनिल, प्रयाग उर्फ विवेक और स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर 25 लाख के इनामी अजय महतो उर्फ टाइगर के खिलाफ अभियोजन चलाने की तैयारी की गई। लिस्ट में अजय के अलावा इनामी नक्सली नुनू चंद महतो, संतोष महतो, रामदयाल महतो उर्फ बच्चन, कृष्णा हंसदा, साहेब राम हंसदा, रणविजय महतो, पवन मांझी, रोशन उर्फ बलबीर और सुनील मांझी शामिल है। असल में 6 मार्च 2018 को तत्कालीन SP सुरेंद्र कुमार झा और ASP दीपक कुमार की अगुवाई में गिरिडीह पुलिस, CRPF, कोबरा और झारखंड जगुआर की टीम ने डुमरी के बकीटाड़ में छापामारी कर 15 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार नक्सलियों में कुख्यात सुनील मांझी भी शामिल था। बाद में 12 मार्च को सुनील मांझी को पुलिस ने रिमांड पर लिया था। रिमांड में लिए गए सुनील से पूछताछ हुई तो पता चला कि नक्सली संगठन के बड़े बड़े मेंबर ने मधुबन थाना इलाके के ढोलकट्टा के समीप पारसनाथ पहाड़ी और जंगल में बहुत सारे बम और IED को छुपा कर रखा है। इसके बाद सुनील की निशानदेही पर छापेमारी की गई तो 103 पीस पाइप बम के अलावा कई सामान की बरामदगी हुई। पूछताछ में सुनील ने यह भी बताया कि अनिल, विवेक, अजय समेत 12 नक्सलियों ने इस बम को रखा है ताकि इसका उपयोग विध्वंसक कार्रवाई में किया जा सके। इस बरामदगी के बाद मधुबन थाना में FIR दर्ज हुई। जांच के बाद गिरिडीह के SP ने DC को पत्र लिखकर इन सभी नक्सलियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुशंसा की थी। बीते 25 अप्रैल को 18 नंबर भुइयां टोला में संचालित कोयले के अवैध खदान में एक व्यक्ति के दबने के मामले में मुफस्सिल थाना में 2 लोगों समेत अज्ञात पर FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। छानबीन में पता चला था कि योगीटाड़ निवासी नारायण पासवान, गणेश ताती समेत अन्य लोग कोयला का अवैध खदान का संचालन करते हैं और कोयला चोरी कर तस्करी करते हैं। कोयला के अवैध चाल के धंसने के मामले में मुफस्सिल थाने में FIR दर्ज हो गया है। FIR में 2 लोगों को नामजद किया गया है। नामजदों में घटना के दिन खदान में फंसे संचालक भी शामिल हैं। बता दें कि शहर से सटे 18 नंबर भुइयां टोली में संचालित कोयले के अवैध खदान के मामले में FIR दर्ज की गई। यहां अवैध चाल के संचालक योगीटाड़ निवासी नारायण पासवान उर्फ कोका पासवान और गणेश कुमार ताती को नामजद किया गया है। इन दोनों के अलावे अज्ञात पर भी FIR दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी CCL सुरक्षा विभाग के ASI जटुल महतो के आवेदन पर मुफस्सिल थाना में दर्ज की गई है। व्यक्ति के दबे होने की सूचना को लेकर FIR में कहा गया है कि 25 अप्रैल की रात को यह सूचना मिली कि भुइयां टोली में अवैध रूप से कोयला निकालने के क्रम में एक व्यक्ति दब गया था, जिसे स्थानीय लोगों ने निकालकर इलाज के लिए भेज दिया है। इस सूचना पर दल बल के साथ सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मौके से कोयला के साथ चाल में लगा लट्ठा बरामद किया गया। इसके बाद अवैध खदान की डोजरिंग कराई गई। यहां छानबीन में पता चला कि नारायण पासवान, गणेश ताती समेत अन्य लोग कोयला के अवैध खदान का संचालन करते हैं और कोयला चोरी कर इसका तस्करी करते हैं। इधर पुलिस FIR दर्ज करते हुए नामजदों को खोजना शुरू कर दी है।
पचंबा थाना क्षेत्र के माथाडीह में एक विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने उसके प्रेमी के साथ उसी के कमरे में देखा, जिसके बाद घर वालों ने आसपास के लोगों को सूचना देकर इकट्ठा किया। घटना की सूचना पर पचंबा पुलिस भी मौके पर पहुंची और विवाहिता और उसके प्रेमी को अपने साथ थाने ले गई। बता दें कि महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। पचंबा थाना क्षेत्र के माथाडीह में एक विवाहिता के अवैध संबंध का मामला सामने आया। ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रेमी प्रेमिका को पुलिस गुरुवार सुबह अपने साथ थाना ले गई। बताया जाता है कि बुधवार की रात एक विवाहिता के कमरे में उसका प्रेमी मौजूद था। घर वालों ने आसपास के लोगों को सूचना देकर उन्हें इकट्ठा किया, जिसके बाद कमरे को खुलवाया गया तो विवाहिता अपने प्रेमी के साथ कमरे में मौजूद थी। गाँव वालों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद पचंबा पुलिस को मौके पर आना पड़ा। बताया गया कि महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा पहले से दर्ज करवाया हुआ है। इस घटना के बाद फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि घटना को लेकर पुलिस कुछ भी बताने से इनकार करती रही। हम पेशाब करने के लिए उठे तो देखे हमारा बहू के रूम में, जो हमारा छोटी बहू है उसके रूम में कोई लड़का का आवाज़। जब हम देखें तो बढ़िया से सुने तो देखें लड़का बोल रहा है, और उसके बाद हम लड़का लोग को उठाएं। उठाने के बाद इन लोग को बोले देखो लड़का घुसा हुआ है। बोला ऐसा बात है? हाँ। उसके बाद फिर अब मोहल्ला वाले इनको बुलाए, अगल बगल उनको, उन लोग भी आया, तो सदर को भी बुलाए, उन लोग भी आया। उसके बीच में हम लोग उसको बोले कि अब निकालो। बोला हाँ, फिर लड़की बाप को भी बुलाए, उसका भाई लोग भी आया। उसके बाद उन लोग जैसे खबर कर दिया थाना, और हम भी मुखिया जी खबर किए, मुखिया जी भी थाना खबर कर दिया। उसके बाद यहाँ पुलिस लिया और इन लोग का शासन लोग उसको अंदर से ताला गेट खुलवाया, और उसके बाद बाहर निकल के मोबाइल लेकर चलाया। उसमें हमारे परिवार को भी ले आया, और उसमें मोबाइल ही सवेरे हम लोग झाड़ू वाड़ू दे रहा था ना बच्चे लोग, तो ये मोबाइल मिला। और ये मोबाइल में उसी को उन लोग का है, बाकी जो होता था उन लोग का है। ये लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला? ये लड़का है वहीं बक्सी का, हमारे घर से मैंने 10 किलोमीटर दूरी का है। अच्छा। और वो 12 बजे रात हम रहे घुसा। कोरोना महामारी को देखते हुए वार्ड नंबर 16 के वार्ड पार्षद सुमित कुमार के सौजन्य से गुरुवार को वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम किया गया। इस दौरान करबला रोड के विभिन्न इलाकों में डोर टू डोर और आसपास के सभी गलियों में घूम घूमकर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। वार्ड नंबर 16 में वार्ड पार्षद सुमित कुमार के सौजन्य से फिर गुरुवार को सैनिटाइजेशन का काम कराया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए करबला रोड के विभिन्न इलाकों में डोर टू डोर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। यहाँ वार्ड पार्षद सहायक भरत कुमार की देखरेख में जेपी नगर करबला के आसपास के सभी गलियों में घूम घूम कर साफ सफाई के साथ सैनिटाइजर की बौछार करवाई गई। बताया गया कि महामारी तेजी से शहर में फैल रही है। इसको लेकर सुरक्षा के ख्याल से लगातार पूरे वार्ड में सैनिटाइजेशन करने का काम किया जा रहा है। नॉक करेगा, आवाज देगा। मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा युवा भवन कार्यालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस बाबत बताया गया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद वे 2 माह तक रक्तदान नहीं कर सकते। ऐसे में रक्त अधिकोष में रक्त की कमी ना हो, इसी को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह द्वारा कोटिया मंदिर गले स्थित मंच के कार्यालय युवा भवन में गुरुवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बताया गया कि आगामी 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं की वैक्सीनेशन शुरू हो रही है। वैक्सीनेशन के बाद 2 माह तक रक्तदान करना ठीक नहीं होता है। ऐसे में रक्त अधिकोष में रक्त की कमी न हो, इसके मद्देनजर सदर अस्पताल में प्रतिनियुक्त रक्त अधिकोष के 5 सदस्यीय टीम के नेतृत्व में
रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों में मनोज अग्रवाल, ललिता जलान, निश कुमार, सुशील गुप्ता, सौरभ जलान, मनीष झुंझुनवाला, हर्ष पिलानिया, सृष्टि शर्मा, नितिन गोविंद अग्रवाल, शेखर जलान आदि शामिल रहे। इस बाबत कहा गया कि मारवाड़ी युवा मंच इस कोरोना महामारी में भी विभिन्न सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रही है, चाहे गिरिडीह में ऑक्सीजन की निरंतर सप्लाई हो या शमशान में लकड़ी की आपूर्ति, चाहे कोरोना पेशेंट्स के लिए चिकित्सकों व दवाइयों का प्रबंध हो या निःशुल्क वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन। मंच लगातार इन कार्यों में अपना योगदान दे रही है। यहाँ शिविर को सफल बनाने में संयोजक कन्हैया बाचुका, आशीष जलान, सोनू सिंघानिया, सुनील अग्रवाल, शंकर शर्मा, अमित वाचुका, अध्यक्ष नीलकमल भारतीय, राकेश मोदी, सतीश केडिया आदि का अहम योगदान रहा। 2021 को मारवाड़ी द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। इस स्थिति में जो ब्लड बैंक में 1 यूनिट ब्लड नहीं है, आज उन्होंने ऐसा काम किए हैं जो कि मनोवस्था में पानी की जरूरत पड़ता है। इसी प्रकार आज उन्होंने 10 यूनिट ब्लड डोनेशन किए हैं। पैंडेमिक चल रहा है, उसमें सब लोग जानते ही हैं कि लोगों को अभी खून की कमी होने वाला है। इसलिए हम लोग को पता चला कि आज कैंप लग रहा है मारवाड़ी युवा मंच का, इसलिए हम लोग सब आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं ताकि लोगों को आगे चल के अभी जो शॉर्टेज होने वाला है एटलीस्ट 60 डेज़ के लिए जो वैक्सीन लगने के बाद, तो एटलीस्ट वो लोग कॉप अप कर पाएंगे उस प्रॉब्लम को। थैंक यू। के स्थायी कार्यालय दुटिया गली स्थित युवा भवन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अभी 12 बजे तक 10 लोगों ने अपना रक्तदान किया है। यह रक्तदान की जरूरत ऐसी सूचना आई थी कि 1 तारीख से कोरोना वैक्सीनेशन होने पर रक्त की कमी हो सकती है। इसीलिए युवाओं को आग्रह किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर यह वैक्सीनेशन से पहले रक्तदान करें। स्वैच्छिक रूप में बहुत सारे युवा वर्ग आज आए हैं और रक्तदान किया है। सभी शहर के सभी युवाओं से जो भी 18 वर्ष से ऊपर है, उनसे आग्रह होगा कि स्थानीय रक्त अधिकोष में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान करें, वैक्सीनेशन से पूर्व। धन्यवाद। डीसी ऑफिस से जिला प्रशासन ने गुरुवार को कोरोना बुलेटिन जारी किया और जिले में कुल एक्टिव, न्यू पॉजिटिव, डिस्चार्ज और डेथ केसेस की जानकारी दी। मौके पर निजी व सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध बेड्स की संख्या को भी बताया गया। जिला प्रशासन ने गुरुवार को डीसी ऑफिस से जो कोरोना बुलेटिन जारी किया, उसके मुताबिक कुल एक्टिव मामलों की संख्या 607 बताई गई। वहीं कुल पॉजिटिव मामले 163 दर्ज किए गए। कुल डिस्चार्ज मामले 91 बताए गए, तो कुल मौत के मामले 5 जारी किए गए। डीपीआरओ रश्मि सिन्हा के हवाले से आई सूचना के मुताबिक 1 अप्रैल से अब तक कुल एक्टिव मामले 4675 बताए गए। वहीं कुल रिकवर्ड एवं डिस्चार्ज मामले 4038 जारी किए गए। इधर कुल मौतों के मामले 30 बताए गए। बताया गया कि जिले के सभी 20 निजी अस्पतालों में कुल 184 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, जिनमें से ऑक्यूपाइड बेड्स 68 तथा शेष बेड्स 116 हैं तथा 8 सरकारी कोविड केयर सेंटर में कुल ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स 83 है, जिनमें से ऑक्यूपाइड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स 39 एवं अन्य शेष 44 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स रिक्त हैं। महेशलुंडी गांव निवासी मोटरसाइकिल सवार एक दंपत्ति रानीखावा के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घायल हो गए। घायल अवस्था में दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां दोनों इलाजरत हैं। महेशलुंडी गांव के रहने वाले डोमीलाल गोस्वामी और उनकी पत्नी रानीखावा के पास सड़क हादसे में घायल हो गए। दोनों को घायल अवस्था में 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि घटना में डोमीलाल को ज्यादा चोटें आई हैं, जबकि पत्नी को आंशिक चोट लगी है। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि डोमीलाल गोस्वामी अपनी पत्नी आरती देवी के साथ मोटरसाइकिल से किसी काम से रानीखावा गए हुए थे। रानीखावा से लौटने के क्रम में किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से दोनों घायल हो गए। फिलहाल दोनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। धनवार के लेंगुरा गांव निवासी महादेव राणा को बरजो के पास एक अलकतरा लदे टैंकर ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया और उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
इधर पुलिस ने टैंकर को भी जब्त कर लिया है। धनवार थाना क्षेत्र के महादेव राणा की मौत बरजो के पास सड़क हादसे में हो गई। गुरुवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि धनवार के लेंगुरा गांव निवासी महादेव राणा अपनी बेटी की शादी के लिए काट बांट कर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक अलकतरा लदे टैंकर ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही इनकी मौत हो गई। हालांकि अलकतरा का टैंकर पकड़ा गया है, वह राजदरबार थाना में जब्त है। घटना के बाद शव को प्रशासन ने अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। क्या नाम है इनका? महादेव राणा। कहाँ के रहने वाले? ग्राम लेंगुरा, पोस्ट ओरखार, थाना धनवार, जिला गिरिडीह। क्या हुआ था? सर निमंत्रण कार्ड देने के लिए गए हुए थे, तो बेटी की शादी थी। रिटर्निंग टाइम में विपरीत दिशा से अलकतरा वाला गाड़ी टैंकर था, उसने मार दिया। घटनास्थल पर ही डेथ हो गई। कहाँ पे हुआ था ये? बरजो पावर हाउस है राजधनवार का। बरजो पावर हाउस से 100 मीटर आगे दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली। कब हुआ था ये? कल शाम 7:45 साढ़े 8 के बीच में। रात में 8:30। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरियागादी में करण कुमार के साथ उसी के पड़ोसियों ने मारपीट की है। मारपीट के बाद घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल वह इलाजरत है। वहीं मामले को लेकर मुफस्सिल थाने में आवेदन दे दिया गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरियागादी निवासी करण कुमार के साथ इसी के पड़ोसियों ने मारपीट की है। घायल अवस्था में इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि करण कुमार घर में अकेला था, तभी बगल के रहने वाले कई लोग इसके घर में आकर इसके साथ मारपीट करने लगे। बताया गया कि 2 दिन पहले इसके छोटे भाई के साथ किसी बच्चे का झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े को लेकर कुछ लोग आए और इसे अकेला देखकर इसके साथ मारपीट करने लगे। मारपीट होता देख आसपास के लोग इकट्ठा हुए और इसे सदर अस्पताल पहुँचाया। मारने वालों की पहचान जलंधर ठाकुर, विकास यादव, बबलू यादव व अन्य 20-25 लोगों के रूप में की गई है। घटना को लेकर मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया गया है। मिर्जागंज के रहने वाले वासुदेव साहू की मौत इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हो गई। परिजनों ने इनकी मौत के लिए लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को जिम्मेवार ठहराया है। मिर्जागंज के रहने वाले वासुदेव साहू की मौत गुरुवार को सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। मृतक के परिजनों ने सिस्टम को इसके लिए दोष दिया है। परिजनों का कहना है कि पहले मिर्जागंज में इन्हें कोई सुविधा नहीं मिली, फिर एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। सदर अस्पताल आने के बाद यहाँ से चिकित्सक ने बरमोरिया कोविड सेंटर जाने की सलाह दी। हालांकि नहीं जा पाने की सूरत में तुरंत ही यहाँ इलाज शुरू हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इलाज शुरू होते ही मरीज की मौत हो गई। बताया गया कि वासुदेव साहू कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। इस दौरान गुरुवार की सुबह अचानक ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां इनकी मौत हो गई। परिजनों ने इनकी मौत के लिए व्यवस्था को जिम्मेवार ठहराया है। में कॉल किए 108 में कोई ऐसा कोई सही सेवा है ही नहीं कि सर ऑक्सीजन के एम्बुलेंस, अगर ऑक्सीजन एम्बुलेंस हम लाया रहता तो पापा मेरा बच गया रहता। कोई सही सेवा कुछ नहीं है, कोई एम्बुलेंस में सेवा नहीं, ना ही उसको स्वास्थ्य केंद्र में गए तो प्रभारी डॉक्टर नहीं है, तो वहाँ पर कोई लड़का लोग व्यवस्था नहीं, इमरजेंसी में कुछ व्यवस्था नहीं है। आप यहाँ 20 मिनट हो गया, 20 मिनट में अगर डॉक्टर साहब देख करके और ऑक्सीजन लगाते तो कुछ राहत मिलता? कुछ तो राहत मिलता सर। टाइम पर आए तो ऐसा तो मिला नहीं है। फिर थोड़ा सा जब उतारने में प्रॉब्लम हुआ, भीड़ लगा, तो फिर रिक्वेस्ट की, तो शायद वो डॉक्टर ने कौन थे तो उनको बोले सर यहाँ ऑक्सीजन नहीं, ले जाओ वहाँ पे बड़ा टाउन में क्या है बरमुरिया ले जाओ। तो बहुत रिक्वेस्ट की सर, थोड़ा सा ऑक्सीजन। ये बात कौन बोले कि ऑक्सीजन नहीं है?
सर बोले डॉक्टर साहब के मुर्गिया दी। उसके बाद उतारते लास्ट में बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत चिल्लाए सर किसी तरह कुछ तो करिए, तो फिर जल्दीबाजी में यहाँ लेकर आए और ऑक्सीजन थोड़ा सा डालिए। उसके बाद तो गुरुवार को तेज हवाओं के साथ बेमौसम हुई बारिश में कई घरों के छप्पर उड़ गए। वहीं धूल के साथ तेज हवाओं के चलने से सड़क पर आवाजाही करने वालों को परेशानी तो हुई, लेकिन लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली। तेज हवाओं के साथ आई आंधी तूफान ने गुरुवार को कोहराम मचाया। शाम के वक्त मौसम का मिजाज बदला और कई घरों के छप्पर उड़ गए। बड़ा चौक से हुट्टी बाजार तक लगे कई बैनर पोस्टर हवा में उड़ गए। धूल के साथ तेज हवाओं के चलने से सड़क पर आवाजाही करने वालों को भारी परेशानी हुई। हालांकि लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन बेमौसम आई आंधी पानी ने लोगों को काफी परेशान भी किया। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन सेकेंड फेज के अनुपालन को लेकर शहरी क्षेत्र में पुलिस ने चलाया अभियान। इधर पचम्बा क्षेत्र में भी पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। लोगों को कोरोना गाइडलाइंस के अनुपालन की दी हिदायत। दुकानदारों को भी 2 बजे तक ही दुकान खुला रखने का दिया निर्देश। मारवाड़ी युवा मंच ने युवा भवन में लगाया रक्तदान शिविर। वैक्सीनेशन से पहले रक्त संग्रह की छेड़ी मुहिम। कई उत्साही लोगों ने किया रक्तदान। अवैध खदान धंसने के मामले में मुफस्सिल थाने में दर्ज हुआ FIR। 2 लोगों को बनाया गया नामजद अभियुक्त। CCL सुरक्षा विभाग ने दर्ज कराई प्राथमिकी। और अब बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के लाभुकों को मिलेगा राशन। उपायुक्त ने आपूर्ति विभाग को जारी किया निर्देश। OTP के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जाएगा जरूरतमंदों को राशन। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।